नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली धर्म संसद पर दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर उठे सवालों की, जहांगीरपुरी मामले में हुई ईडी की एंट्री की, जानेंगे अलवर में बुलडोजर को लेकर क्यों छिड़ी कांग्रेस और बीजेपी में जंग, लालू यादव की जमानत से क्यों मुश्किल में दिख रहे हैं नीतीश कुमार, बात करेंगे राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी की, बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा की और बुलेटिन के आखिर में बात देश के बिगड़ते हालात को लेकर अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ी मुश्किलें। झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को दिया जांच का आदेश। हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन की 28 कंपनियों की जांच के दिए आदेश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 29 अप्रैल को आएंगी दिल्ली। मुख्यमंत्रियों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में लेंगी हिस्सा। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में निरहुआ होंगे बीजेपी प्रत्याशी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे के चलते आजमगढ़ में होगा लोकसभा का उपचुनाव। 2019 में अखिलेश के हाथों बुरी तरह से हार गए थे निरहुआ। शेयर बाजार आज फिर लुढ़का। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। सेंसेक्स 715 अंक लुढ़क कर 57,197 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 221 अंक लुढ़क कर 17,172 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली पुलिस पहले ही सवालों के घेरे में थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली धर्म संसद मामले में उसकी जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच पर नाराजगी जताते हुए उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया और बेहतर हलफनामा दायर करने को कहा है। तो क्या था दिल्ली पुलिस की जांच में जिससे नाराज हो गया सुप्रीम कोर्ट? देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके सवालों के घेरे में हैं। आरोपी सत्ता पक्ष के विरोधी हो तो पुलिस सख्त रुख दिखाती है और मामला सत्ता पक्ष के करीबी लोगों से जुड़ा हो तो पुलिस की जांच कमजोर हो जाती है। 2 साल पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक भाषण देने पर उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 साल से उसे जमानत नहीं मिल पाती। यूपीए के तहत कार्रवाई हो जाती है तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयानों में पुलिस को कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता। और न ही दिल्ली में हाल ही में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ बोले गए जहरीले बोलों में पुलिस को कमी दिखाई देती है। धर्म संसद मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें कहा कि धर्म संसद में किसी भी तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। पुलिस का दावा है कि धर्म संसद में सिर्फ हिंदू धर्म के हित की बात की गई, किसी धर्म का अहित करने की कोई बात नहीं हुई है। पुलिस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया। दरअसल 17 दिसंबर को हरिद्वार में और इसके बाद 19 दिसंबर को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसके खिलाफ 12 जनवरी को कोर्ट में पत्रकार कुर्बान अली ने याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काया गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। बाद में पुलिस ने नरसिम्हानंद समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें अधिकांश लोग बाद में जमानत पर छूट गए। दिल्ली की धर्म संसद के मामले में दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें उसे कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया। सिब्बल ने कहा कि कार्यक्रम में वो लोगों को मारने की तैयारी की बात कर रहे हैं। पुलिस कह रही है कि वो अपने समुदाय के हितों की रक्षा की बात कर रहे हैं। ये समझ से परे है। इस पर जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस अभय S ओका की बेंच ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से सवाल किया। जाँच का जो नतीजा पुलिस ने अपने हलफनामे में लिखा है वो निष्कर्ष क्या सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी का है या वाकई DCP का है, जो हमें बताया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया या फिर जांच अधिकारी की रिपोर्ट को ज्यों की त्यों पेश कर दिया। अगर ऐसा है तो हमें पुलिस कमिश्नर से पूछना पड़ेगा कि उनका क्या विचार है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए 2 सप्ताह में नया हलफनामा पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 9 मई को होगी। धर्म संसद में भड़काऊ बयानों में दिल्ली पुलिस धार्मिक बातें मानती है और दूसरा पक्ष कुछ भी बोले तो उस पर सख्त कार्रवाई हो जाती है। दिल्ली पुलिस पर केंद्र सरकार का दबाव होता है, जिस कारण उसकी कार्रवाई एक पक्षीय दिखाई देती है। जहांगीरपुरी मामले में भी यही देखा गया था। पहले MCD और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में एक वर्ग को निशाना बनाया गया और अब ED भी उसी वर्ग को निशाना बनाने में जुट गई है। तो क्यों जहांगीरपुरी मामले में हो गई है ED की एंट्री और क्या है जहांगीरपुरी के हालात? देखिए ये रिपोर्ट।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई झड़प और उसके बाद नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई से बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। हालांकि सरकार के इस क्रूर रवैये पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिल्ली में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं, जिससे सरकार के हाथ बंद गए हैं। लेकिन सरकार ऐसे शांत बैठने वालों में से नहीं है। अब उसने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। विपक्ष तो पहले ही केंद्र पर इन एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में आई एक खबर ने विपक्ष के आरोपों की पुष्टि कर दी है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि अब जहांगीरपुरी मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ईडी को खत लिखा है। इसमें कमिश्नर ने ईडी को कहा है कि जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक्शन ले। गौरतलब है कि अंसार को जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया था। यानी अगर सरकार तोड़फोड़ नहीं कर सकेगी तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी। खैर, सरकार तो अपने सारे पैतरे अपना रही है, लेकिन विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है। और विपक्ष के नेताओं का जहांगीरपुरी पहुंचने का दौर जारी है। टीएमसी सीपीआई का डेलीगेशन भी आज घटनास्थल पर पहुंचा है। इसके अलावा इंडियन मुस्लिम लीग का एक डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंचा है। इससे पहले यानी बीते दिन कांग्रेस की 15 सदस्यीय टीम भी जहांगीरपुरी पहुंची थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा था कि बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाना अवैध है। हम पीड़ितों से मिलने जहांगीरपुरी आए हैं, लेकिन पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। हम यहाँ लोगों को ये बताने आए हैं कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं 20 अप्रैल को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी जहांगीरपुरी जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा था। यानी सरकार अब चौतरफा घिर चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार की तानाशाही बदस्तूर जारी है। ऐसे में अब इस मामले में और क्या नया देखने को मिल सकता है, ये बता पाना मुश्किल है। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब राजस्थान से बुलडोजर में हंगामा मच गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मामले में एक दूसरे को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जिस पर राजस्थान में तेज हो गई है राजनीति? देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजनीति इस समय बुलडोजर के आसपास ही घूमती दिख रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चलाए गए बुलडोजर का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है कि राजस्थान के अलवर में बुलडोजर की गूंज सुनाई देने लगी है। अलवर जिले के राजगढ़ में नगरपालिका ने नगरीय मास्टर प्लान के नाम पर सराय बाजार में बुलडोजर चलाया। नगरपालिका की इस कार्रवाई से लगभग 100 मकानों और दुकानों को तोड़ा गया है। इस कार्रवाई में 3 मंदिर भी तोड़ दिए गए, जिनमें से एक मंदिर तो 300 साल पुराना बताया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि कई कार्रवाई नगरपालिका परिषद की ओर से की गई है। राजगढ़ नगरपालिका परिषद बीजेपी के कब्जे में है, इसलिए इस कार्रवाई का दोष कांग्रेस पर या प्रदेश की सरकार पर नहीं डाला जा सकता। दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश सरकार पर हिंदुओं की आस्था से खेलने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। बीजेपी अपनी एक टीम मौके पर भेज रही है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, जबकि कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रही है। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी नेता झूठ फैला रहे हैं। राजगढ़ नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है। राजगढ़ में नगरीय निकाय बोर्ड के चेयरमैन ने प्रस्ताव लाकर चौड़ीकरण कराया, जिसके चलते मंदिर और मकान गिराए गए। बावजूद इसके शिकायत आती है तो हम जांच कराने को तैयार हैं। अगर कोई कानूनी दिक्कत नहीं हुई तो दोबारा से मंदिर को बनवाया जाएगा। बुलडोजर भारतीय राजनीति का केंद्र बन गया है, लेकिन ये लोगों की परेशानी ही बढ़ा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई से लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर बिहार आरजेडी के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। जेल की सजा काट रहे आरजेडी प्रमुख लालू यादव को जमानत मिल गई है। देखिए रिपोर्ट। लंबे वक्त से अपनी रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। लालू यादव को जमानत मिलने के बाद उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में खुशी की लहर दौड़ गई है। झारखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंसाफ मिला है। इसी के साथ कई बीमारियों से जूझ रहे लालू प्रसाद यादव अब अपना अच्छी तरह से इलाज करवा सकेंगे। लालू को मिली जमानत से बिहार की सियासत में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि चारा घोटाला के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के गबन के मामले में दोषी पाए जाने के बाद लालू यादव को विशेष सीबीआई अदालत ने 21 फरवरी को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। चारा घोटाले के 5 मामलों में से 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। झारखंड हाई कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बड़ी राहत दी है।
इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने करीब 40 महीने जेल में गुजारे हैं, जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है। अदालत ने लालू प्रसाद यादव पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदालत में जमा करना होगा। सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट में लालू की जमानत का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि उन्होंने 5 साल की सजा पूरी नहीं की है। तेज प्रताप यादव ने पिता लालू प्रसाद यादव की जमानत होते ही खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि रामनवमी खत्म होते ही और रमजान के पाक मौके पर भगवान ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। उनकी जमानत होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि भगवान को कैसे धन्यवाद दूं। इधर पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की अगुवाई में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है। पिता लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने की खुशी दोनों बेटों के चेहरे पर साफ दिख रही है। इफ्तार पार्टी की रंगत लालू के जेल से छूटने की खबर से और निखर गई है। तो दूसरी ओर पहले से ही मुश्किल में फंसे एनडीए की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लालू के बाहर आते ही अब नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी मुश्किल में फंसती दिख रही है। लालू जेल से बाहर आएंगे तो सबसे ज्यादा परेशानी नीतीश कुमार को हो सकती है। नीतीश सरकार मामूली बहुमत के साथ ही टिकी हुई है। ऐसे में लालू बिहार में बड़ा खेल कर सकते हैं। दूसरी ओर खेल सरकार और किसानों के बीच भी चल रहा है। केंद्र सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को सड़क से हटाने का आदेश दिया, जिससे किसान नाराज दिख रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो दावा किया कि जल्दी ही केंद्र के बुलडोजर का मुकाबला किसानों के ट्रैक्टर से होगा। देश में इस वक्त बुलडोजर बवाल की वजह बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी सरकार लगातार लोगों की जमीन पर बुलडोजर चलवा रही है, जिससे सड़क से लेकर सदन तक हंगामा बरपा हुआ था। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने इस बुलडोजर का रुख जहांगीरपुरी की तरफ मोड़ा तो सियासी घमासान तेज हो गया। तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, वो हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बेहद खराब है। ऐसी घटनाओं से हिंदुस्तान की दुनिया भर में बदनामी हो रही है। इस तरह की घटनाओं से देश का विकास रुकता है। इन चीजों को छोड़कर सभी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बहुत महंगाई का जमाना है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार ने किसानों को 3 महीने के अंदर 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करने की चेतावनी दी है। हमारा कहना है कि जो सरकार में खासकर बीजेपी में 10 साल पुराने लोग हैं, उन्हें भी पार्टी या सरकार से बाहर किया जाए। इसी के साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए टिकैत ने यह भी कहा कि अभी तो एक ही बुलडोजर चला है, लेकिन दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर चले थे और लोग घबरा गए थे। सरकार 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को बंद करने की बात कह रही है, लेकिन बहुत जल्द ही ट्रैक्टर सड़कों पर आएंगे और ट्रैक्टर बुलडोजर का आमना सामने का मुकाबला होगा। अब राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दे दी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी बुलडोजर को रोकती है या नहीं। ट्रैक्टर का सामना बुलडोजर से। राकेश टिकैत का दावा है कि किसानों के ट्रैक्टर के आगे सरकार का बुलडोजर नहीं टिकेगा। इस समय बुलडोजर विवादों में छाया हुआ है। कल ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बुलडोजर पर बैठे हुए तस्वीर वायरल हुई थी, तो उन्हें भी सोशल मीडिया पर घेर लिया गया। आज जॉनसन की मुलाकात पीएम मोदी से हुई। दोनों की मुलाकात में क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। 2 दिन के भारत दौरे पर आए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन खबरों में छाए हुए हैं। अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम बोरिस जॉनसन जिस तरह से बुलडोजर पर सवार हुए, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर निशाना बनाया गया। आज पीएम मोदी से अपनी मुलाकात को लेकर भी बोरिस जॉनसन खबरों में बने हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। गर्मजोशी के साथ मिलते हुए ब्रिटिश पीएम ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बोला। अब उनका दोस्त वाला बयान भी खबरों में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश पीएम की आगवानी की, जिसके बाद बोरिस जॉनसन और पीएम मोदी राजघाट पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस मीटिंग के बाद दोनों देशों के नेताओं ने मीडिया से बात की। इस दौरान बोरिस जॉनसन ने भारत की प्रगति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की फार्मेसी बन गया है और यहाँ तक कि मेरी बाह पर लगा कोरोना का टीका भी यहीं का है। इसने मुझे बेहतर कर दिया है। मैं भारत को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोरिस जॉनसन ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा और साथ ही दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने का भरोसा जताया। बोरिस ने कहा, आज के दौर में ब्रिटेन और भारत की दोस्ती निर्णायक है। खबरों की माने तो इस मीटिंग में ब्रिटेन की तरफ से भारत को एयरक्राफ्ट के निर्माण में मदद करने का प्रस्ताव दिया गया। ब्रिटेन ने कहा कि उसकी तरफ से तकनीक भी शेयर की जाएगी।
गौरतलब है कि गुरुवार को बोरिस जॉनसन ने गुजरात से अपने दौरे की शुरुआत की थी और वो बुलडोजर के एक कारखाने में विजिट के लिए गए थे, जहां वो बुलडोजर पर सवार हो गए थे और देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर छा गए थे, क्योंकि देश में इस वक्त यूपी से लेकर दिल्ली तक बुलडोजर पर सियासत तेज है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की खराब होती छवि की। देश के कई राज्यों में इन दिनों हंगामे की खबरें सामने आ रही हैं। इन विवादों में खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। वहीं विदेशों में भी मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनी दे डाली है। जब से देश में मोदी सरकार आई है, तब से सांप्रदायिक तनाव के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। किसी भी त्योहार पर खास समुदाय को निशाना बना लिया जाता है और सरकार मौन बनकर देखती रहती है, जिसका नतीजा पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। पीएम मोदी की चुप्पी की वजह से न सिर्फ देश की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है, जिसे लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि देश की अल्पसंख्यक विरोधी छवि से भारतीय उत्पादों की विदेशी बाजारों में मांग कम हो सकती है और दूसरे देश भारत को एक अविश्वसनीय साझेदार के रूप में मान सकते हैं। भारत एक धारणा की लड़ाई में प्रवेश कर चुका है, जिसमें हम सबका नुकसान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में देश के हर नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाता है। आप जानते हैं, जब विदेशों में किसी देश का बना उत्पाद बिकता है तो ग्राहक कहता है कि मैं इस देश से कोई चीज खरीद रहा हूं, क्योंकि ये देश कोई अच्छा काम कर रहा है और जिसके बाद हमारा बाजार अधिक तेजी के साथ बढ़ता है। लेकिन अब विदेशों में भारत की छवि नकारात्मक बनती जा रही है। इसकी वजह लगातार हो रहे हंगामे और विवाद है, जिसे रोकने में मोदी सरकार नाकाम है, जिसका हर्जाना देश की जनता को उठाना पड़ सकता है। राजन ने मोदी सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि लोकतंत्र कभी भी आसान नहीं होता। इसमें सभी पक्षों के साथ लगातार बातचीत करते रहना जरूरी है। ऐसा करके आप एक बड़ी आबादी पर असर डाल सकते हैं। राजन की ये चेतावनी साफ जाहिर कर रही है कि मोदी सरकार ने देश की छवि को किस कदर खराब कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच से झूठ बोलते हैं पीएम मोदी? क्या बीजेपी है देश में हंगामे की वजह? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।